Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Newton's laws of motion और आज हमारा जो नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। अब क्या होता है फ्रिक्शन, जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, in contact, between two bodies in contact, which opposes the relative motion। यहां पर इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन सी चीज को? रिलेटिव मोशन। जब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स की, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक कांटेक्ट फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच में लगता है, जहां पर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हो। और ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। नहीं, ये बात गलत है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। और कई मायने में ऐसा भी है कि फ्रिक्शन हमको, जैसे अभी हम लोग बात करें, जैसे हम लोग चल पाते हैं, तो हम लोग चल इसलिए पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते थे। हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्लिप कर जाते थे। हम लोग क्या कर जाते थे, स्लिप कर जाते थे। जैसे हम लोग एक सिंपल सी बात करें तो ये जो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो दो बॉडीज के कांटेक्ट में आता है, तो इस फ्रिक्शन के रिगार्डिंग दो व्यूज भी हैं। ठीक है, फ्रिक्शन का जो फोर्स है इसके रिगार्डिंग दो व्यूज हमारे पास में निकल के आते हैं। एक होता है आपका, एक है आपके पास में ओल्ड व्यू। ये जो ओल्ड व्यू है ये कहता है कि भैया जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज ड्यू टू irregularities बिटवीन सरफेसेस। फ्रिक्शन जो आता है वो किसके कारण पैदा होता है, तो भैया ये पैदा होता है बिकॉज ऑफ द irregularities बिटवीन द सरफेसेस। मतलब कैसे, जैसे मान के चलो, देखो ये एक सरफेस है और ये दूसरा एक सरफेस है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। अब यदि ये दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है, या फिर ऐसा सिचुएशन मान के चलिए ये ग्राउंड है, एकदम स्मूथ आपने ग्राउंड बनाया और इसके ऊपर में आपने एक एम मास का ब्लॉक रख दिया, अब ये इसके ऊपर में चल रहा है तो यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। तो अब कई लोग बोलेंगे सर स्मूथ सरफेस है तो कैसे आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हो। तो मैं यहां पे बताने की कोशिश करता हूं कि भैया ओल्ड व्यू कहता है कि कोई भी जो दो सरफेसेस होती हैं, आप कितनी भी स्मूथ बना लो, वो ऊपर से देखने पर, आपको नेकेड आई से देखने पर भले ही स्मूथ लग सकती हैं, लेकिन यदि आप उसे पावरफुल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे तो वहां पर आपको क्या होगा कि ऐसा ऐसा कुछ तो भी शेप दिखाई देगा। ठीक है मतलब यहां पे कुछ प्रोजेक्शन है, यहां पे कुछ थोड़ा सा गड्ढा है, ऐसा शेप दिखाई देगा यदि आप उसे पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से देखने की कोशिश करोगे। और ऐसे ही दूसरी जो सरफेस है वो भी ऐसी ही होगी। तो यहां पे क्या होगा कि जब मोशन हो रही होगी तो ऊपर वाली जो बॉडी है वो इसके बीच में क्या हो जाएगी, अटकेगी। और यहां पर जो है वो एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटरलॉकिंग जैसी सिचुएशन बन के निकल के आती है। कैसी सिचुएशन बन के निकल के आती है? इंटरलॉकिंग। मतलब क्या है, ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस के बीच में जहां पर ये स्पेस बन रहा है वहां पर क्या हो जाती है, वो अटक जाती है। जैसे आपने देखा होगा ऐसे कुछ तो भी इंटरलॉकिंग जैसा सिस्टम बन जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि भैया हमें ऊपर धक्का दे रहे हैं, तब जब ये इंटरलॉकिंग में से निकलेगा फिर आगे में जाके अटकेगा। तो ऐसा कुछ तो भी हो रहा है। जैसे आप चेन को खींचते हो ना साइकिल के पहिए पे, वो चेन के लिए कैसे वो लॉकिंग सिस्टम होते हैं, उसके ऊपर से ही वो चेन निकलती है, बराबर है। तो ऐसे ही इसको खींच रहे हो मान के चलो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। वो बात तो सही है। तो यहां पर ये जो इंटरलॉकिंग है उसके कारण यहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ये बात समझ में आ रही है? ये है आपका ओल्ड व्यू। लेकिन जो मॉडर्न व्यू है, जो हमारा मॉडर्न व्यू है, वो क्या कहता है? मॉडर्न व्यू कहता है हमारा कहता है कि
ये जो फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। मतलब क्या है ये कहना चाहता है भाई कि जैसे जहां पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है, मान के चलो इस मैंने ये नीचे वाले के मॉलिक्यूल्स बना दिए और ऊपर में इनके मॉलिक्यूल्स बना दिए, तो इनके बीच में क्या होता है कि यहां पर जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। सो इसके कारण क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल चाहता है कि ये मॉलिक्यूल इससे अटैच रहे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल से अटैच रहे, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स की चाहत वही है, तो इसके कारण वो आगे सरकने में उसको क्या करता है, थोड़ा सा रोकता है, या हम लोग बोलेंगे रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, और ये फ्रिक्शन का कारण हम लोग कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन की जो मेन बात जो मैंने आपको बताई कि भैया फ्रिक्शन जो है वो मोशन का अपोज भी करता है और सपोर्ट भी करता है। फ्रिक्शन एक्ट्स एज सपोर्टिंग एज वेल एज अपोजिंग फोर्स। ध्यान रखना, मतलब हमेशा दिमाग में ये नहीं बिठाना है कि भैया फ्रिक्शन अपोज करता है, नहीं, फ्रिक्शन एक्ट्स एज सपोर्टिंग एज वेल एज अपोजिंग फोर्स। ठीक है, अब सर ये आपने स्टेटमेंट लिख दिया, लेकिन हम लोग कैसे माने? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान के चलो क्या हो रहा है कि नीचे यहां पर ये ग्राउंड के ऊपर में एक हैवी ब्लॉक रखा है। ठीक है, एक हैवी ब्लॉक रखा है, काफी हैवी है कंपैरेटिवली, और यहां पर एक हल्का ब्लॉक रखा है। मतलब इन दोनों का कंपेयर करो तो ये लाइट है और ये हैवी है। अब मैंने क्या किया कि भैया मैंने इसको फोर्स लगाया, मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया। अब इस पे फोर्स लगाने के कारण ये ब्लॉक तो चलेगा, लेकिन अब ये जो ब्लॉक है वो भी इसी के साथ में चलने लग जाता है। ये आपने प्रैक्टिकली अनुभव किया होगा। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि ये दोनों एकदम साथ में चलते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि ये थोड़ा सा आगे चल जाता है, पीछे गिर जाता है, वगैरह वगैरह। या फिर ऐसा भी है कि भैया आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और ऐसा बनाना चाहते हैं कि सर ये तो हम जानते हैं, नीचे वाले को खींचोगे तो ऊपर वाला उस पर रखा है इसलिए चला जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपके लिए एक और डायग्राम बना देता हूं। देखो ये वाला एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये यहां पर ऐसे दो ब्लॉक मान लीजिए, एक बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है। मैं हैवी और लाइट का कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, मैंने मान के चलो इस पे ऊपर वाले पे इस बार फोर्स लगा दिया। तो हम लोग कई बार क्या पाते हैं कि सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक चलता है, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ऊपर वाले के साथ में नीचे वाला भी चलने लग जाता है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो नीचे वाला क्यों चल गया भाई? ऊपर वाला चला, समझ में आया कि ऊपर वाले पे फोर्स लगाया, इस वाले में नीचे वाला चला, समझ में, नीचे वाले पे फोर्स लगाया, लेकिन ऊपर वाला नीचे के कांटेक्ट में इसलिए चल बैठा। तो यार नीचे ऊपर वाला तो नहीं चलना चाहिए, तो उस पर तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं है। लेकिन आपके कॉमन सेंस ने क्या बोला, सर नीचे वाला ऊपर वाले के कांटेक्ट में इसलिए ऊपर वाला चल रहा है। लेकिन क्या मैंने इस पे कोई फोर्स लगाया है? मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी चल बैठा। अब चल बैठा तो मतलब वहां पे कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में फ्रिक्शन क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है चीजों को चलने के लिए। तो इसलिए हमेशा क्या बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना। तो सेंटेंस में कई बार एग्जामिनर क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो फ्रिक्शन एक्ट्स एज सपोर्टिंग एज वेल एज अपोजिंग फोर्स, बराबर है। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। यदि कहीं स्टेटमेंट लिखा है फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फटाफट बताओ अभी। तो अब आप समझ चुके हैं कि भैया ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोल देगा कि भैया ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? श्योर है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। अब देखो क्या होता है मान के चलो, ठीक है, हमारे पास में ग्राउंड की यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर एक ब्लॉक रखा है, काफी हैवी ब्लॉक है, काफी क्या है, हैवी ब्लॉक है, सरफेस पर रखा है। ध्यान से सुनना, वर्डिंग को ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, वर्डिंग को ध्यान से सुनना। सरफेस, मैं स्मूथ सरफेस वगैरह कुछ नहीं बोल रहा हूं अभी। मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ बोला है सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है जो हैवी ब्लॉक है। अब मान के चलो यहां पर आप खड़े हुए हो और आपने क्या लगाया, फोर्स लगा के इसको सरकाने की कोशिश करी।
आपने क्या करा, सरकाने की कोशिश करी और प्रैक्टिकली आपने पाया कि आप ब्लॉक को नहीं सरका पाए। ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, आपने फोर्स लगाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने जब फोर्स लगाया है, इस ब्लॉक का कुछ तो भी मास m मान लीजिए, तो भैया थियोरेटिकली यदि मैं देखता हूं तो थियोरेटिकली a बराबर F/m आना चाहिए। ये क्या है, थियोरेटिकली a बराबर F/m आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूं कि a इज इक्वल्स टू 0। थियोरेटिकली मैं देख रहा हूं कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो मैं तो यही पढ़ के आया ना, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने फोर्स लगाया, मास होगा उस ब्लॉक का, तो ये तो सरकना चाहिए, सरकना चाहिए, रेस्ट से उसने पोजीशन को चेंज करना चाहिए। मतलब थियोरेटिकली मेरे पास में a इज नॉट इक्वल्स टू 0 और a बराबर जो है वो आप जानते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है, तो v2 माइनस v1। अब कितनी समय के लिए लगा रहे हैं फोर्स वो उस हिसाब से देख लीजिए। तो यहां पर v2 और v1 अलग नहीं आने चाहिए, मतलब थियोरेटिकली v2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू v1, बट प्रैक्टिकली मैंने पाया है कि v1 बराबर v2 है और बराबर 0 ही मिल रहा है। मतलब मुझे इनिशियली भी रेस्ट पे था और फोर्स लगाने के बाद में भी रेस्ट पर है। तो फिर कहां प्रॉब्लम हो रही है, मतलब यहां पर तो मोशन मिल ही नहीं रही है, यहां पर तो मोशन मिल ही नहीं रही है। आई कैन क्लियरली से दैट practically there is no motion, practically there is no motion। बात समझ में आ रही है। बट अभी तक जो मैंने पढ़ा है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि थियोरेटिकली देयर शुड बी अ मोशन, यहां पर मोशन होनी चाहिए। प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूं कि मोशन हो नहीं रही है, तो हमारे दिमाग में आता है कि हो ना हो कुछ और है जो इस मोशन को होने नहीं दे रहा है, हो ना हो जो इस मोशन को होने नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि देयर इज सम फोर्स which is balancing applied force। ये क्या कर रहा है, अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा है। क्योंकि देखो थियोरेटिकली मैं तो ये देख रहा हूं कि भैया मैंने एक F फोर्स लगाया, बराबर है भाई, अभी तक की कहानी को पकड़िए, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक फोर्स F लगाया तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन नहीं आया, फाइनली और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेम है, रेस्ट पर है। थियोरेटिकली तो ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब यह कि मैं कहीं ना कहीं थियोरी में ही मिस्टेक कर बैठा हूं, क्योंकि भैया प्रैक्टिकली तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि थियोरेटिकली फिर मुझे और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व चीज को थियोरेटिकल से मैच करने के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मैं क्या सोचता हूं, सोचिए जरा। तो मैंने सोचा कि भैया प्रैक्टिकली मुझे क्या मिला, प्रैक्टिकली मुझे मिला कि ब्लॉक इज एट रेस्ट। प्रैक्टिकली मुझे क्या मिला, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक कहां पर है, रेस्ट पर है। इसका मतलब यह है कि इट इंप्लाइज नेट फोर्स ऑन ब्लॉक शुड बी 0। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक शुड बी 0। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वी हैव अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स, हम लोगों ने कुछ तो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। भैया मैंने लगाया है कि नहीं लगाया है, मैं भैया उस धक्का दे रहा हूं उस ब्लॉक को, ये तो मैं देख रहा हूं। बट थियरी के हिसाब से, थियरी और प्रैक्टिकल को जब मैं कंबाइन कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि ब्लॉक रेस्ट पर है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बट मैं ये भी देख रहा हूं कि मैंने कुछ तो भी फोर्स लगाया है। तो यहां से मेरे दिमाग में कंक्लूजन निकल के आया, जो कंक्लूजन मैंने लिखा है वो कंक्लूजन यहां से निकाला है कि भैया देयर शुड बी सम फोर्स which is balancing this external applied force। इस बाह्य आरोपित बल को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जो भी है। अब ये जो फोर्स है ना, इसका नाम दिया गया फ्रिक्शन, इसका नाम दिया गया। ये जो बैलेंस कर रहा था, ये वाला जो बैलेंसिंग फोर्स आया हमारे पास में,
ये जो बैलेंसिंग फोर्स आया इसे नाम दे दिया गया कि भाई तेरा नाम हम लोगों ने फ्रिक्शन रख दिया। यहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका नामकरण कर दिया, क्या, फ्रिक्शन। बात समझ में आई? छोटी सी कहानी थी, कोई ज्यादा बोरिंग नहीं थी, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला पॉइंट नहीं था, आराम से आप इसे समझ सकते हैं। मैं बोला ठीक है सर। अच्छा, अब ये जो फ्रिक्शन की कहानी है इसको अब हम लोग कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ते हैं। तो भैया फ्रिक्शन जो होता है मोटा मोटी तौर पे दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। अब कई लोग बोलेंगे सर फ्रिक्शन तो तीन तरह का पढ़ा है हम लोगों ने, आप दो ही बोल रहे हो। तो बेसिकली क्या है, डायनेमिक के अंदर में दो चीजें और होती हैं, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सो रोलिंग की चर्चा यहां पर होती नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे करते समय तीन क्लासिफिकेशन कर देते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, रोलिंग का यहां पर कोई रोल है ही नहीं, यहां पे कोई चीज को घुमा ही नहीं रहे, तो हम लोग रोलिंग की बात यहां पर करते नहीं है, हम लोग इसको अवॉइड करते हुए चलते हैं। लेकिन और इसके कारण से कई बार हम लोग क्या कर देते हैं कि फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स। तो मोटा मोटी तौर पे तीन लिख लो या दो का फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन कर लो, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके चलो, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, एग्जामिनर भी समझदार होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि कोई इस तरह से बताएगा, कोई डायरेक्ट तीन टाइप बताएगा, तो इसमें तो हमेशा ही एम्बिग्युइटी रहेगी, तो फिर कैसे डील करेंगे। तो ऐसे सवाल कभी भी पूछे नहीं जाते हैं। ओके चलो भाई, ठीक है, हमारी समझ में आया। तो अब लोग क्या करते हैं, अब इसको जरा समझते तो हैं कि भैया कहां पर कौन सा लगना है, क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग शुरुआत कर देते हैं अपने पहले वाले से। क्या है, पहला वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब आज का जो लेक्चर है वो आपका बेस्ड है स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सवाल उठता है हमारे मन में कि भैया ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कब लगता है। तो भैया हम लोग कहते हैं कि व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जब आपके यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, जब आप कोई रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, तो हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। बात समझ में आई? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि भैया जब वो अपोजिंग फोर्स है, वो सारी चीजें ठीक है, कि भैया जब आपका रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, इसको क्या करें, थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, तो हम बोलेंगे कि भैया जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इफेक्टिव होता है, इज इफेक्टिव व्हेन either block is at rest or about to move। इस वर्ड का बहुत अपने आप में सिग्निफिकेंस है, ध्यान रखना कौन से वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, अबाउट टू मूव वर्ड की मैं बात कर रहा हूं। अबाउट टू मूव मतलब क्या है, चलने ही वाला है लेकिन चला नहीं है, चलने ही वाला है लेकिन चला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब जो आपका ब्लॉक है जिस पर आप फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हो वो या तो सीधा रेस्ट पर ही है, मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब भी वो रेस्ट पर है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, या अबाउट टू मूव मतलब चलने ही वाला है, मतलब थोड़ा और आपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दिया तो वो ब्लॉक चल जाएगा, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी कि अभी तक ये चला नहीं है, तो उस समय कहानी में आपको स्टैटिक फ्रिक्शन काम आएगा। पॉइंट्स को ध्यान रखते चलना, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखो जब सवाल आएंगे तब आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। तीसरा पॉइंट इसके अंदर में देखो, अब कुछ थ्योरी तो बतानी पड़ेगी, नहीं बतानी, तो वो थ्योरी मेले में बता रहा हूं। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। मतलब क्या है, ये अपने आप अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। ये मान के चलिए, एक सिंपल सी बात बताऊं तो फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, बस इतना ध्यान रखिए। फ्रिक्शन कैसे लगता है, तो फ्रिक्शन हमेशा ऐसे लगता है जो फिजिक्स के रूल्स को क्या कर ले, फॉलो कर ले। क्या बोलते हैं, सवाल जब आएंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो मैं क्या थोड़ी सी थियरी वेरी बता देता हूं, जिससे क्या है कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ पाए। मैं बोला ठीक है।
अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको हम लोग क्या करते थे, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन को लिखने के लिए मैं यहां पे स्मॉल एफ के नीचे एस लगाया करूंगा। इससे क्या है, मुझे एक आइडिया मिलेगा कि भैया ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है, इसकी कहानी ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स व्हेन block is at rest, block is at rest or about to move, or about to move। देखो इस पे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, ठीक है। क्या हो रहा है, मान के चलो कहानी ऐसी है कि यहां पर आपके पास में एक 10 केजी का ब्लॉक है, ठीक है, ओके। अब यहां पर आपने एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है, चलो 20 न्यूटन का लगा लो, 20 न्यूटन का आपने फोर्स लगा दिया, और फिर भी यदि ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक इज एट रेस्ट, अभी भी ब्लॉक आपका रेस्ट पर है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स है, जिसे मैं एफएस लिख रहा हूं, ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, मतलब 20 न्यूटन ही होगा इस सवाल के लिए। क्या सर क्या ऐसे सवाल आते हैं? यस आते हैं भैया, क्यों नहीं आते हैं, बिल्कुल आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स व्हेन ब्लॉक इज एट रेस्ट और अबाउट टू मूव, मतलब रुका हुआ है या बस चलने वाला है लेकिन चला नहीं, अबाउट टू मूव। पर यहां पे चाहिए तो आप लिख लीजिए, नहीं तो क्या है ना, गड़बड़ी हो सकती है। बट हैज नॉट मूव्ड, चलने ही वाला है लेकिन चला नहीं है, चलने ही वाला है लेकिन चला नहीं है, तो उस केस में जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है वही आपका फ्रिक्शन का फोर्स बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर जी ये बात तो ठीक है कि चलने वाला है, तब तक तो हम लोग कहानी को समझ लेंगे, लेकिन कई बार चल भी रहा होगा, तब क्या करेंगे, तब तो गाड़ी अटका दो आपने तो 4 पॉइंट बता के काम कर लिया। नहीं रुको ना, थोड़ा सा तसल्ली रखो, हम लोग बताते हैं। अब क्या होता है, यहां पर एक चीज होती है, वो क्या है कि अब आप समझिए जरा, कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं। आपने देखा होगा जैसे घरों में टाइल्स वगैरह होती है, ठीक है, और अब आप क्या कीजिए, कटोरी वगैरह लीजिए, ठीक है, कटोरी वगैरह जिसमें पानी वानी डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, ऐसी काली कटोरी लीजिए और उसको ऐसे रखिए और सरका दीजिए, ऐसे 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 सरका दीजिए, तो वो कुछ दूरी तक जाएगी। अब उसी कटोरी को बाहर जाइए सड़क पे और उतनी ही टिचकी मारिए और देखिए वो कितना सरकती है, तो आप अंतर पाएंगे कि नहीं पाएंगे? तो आपने बोला सर जी ये भी कोई बताने वाली बात है, ये तो हम जानते हैं कि भैया अंतर तो आएगा, अंतर तो आएगा। तो सवाल ये उठता है ये अंतर कहां से निकल के आया? तो ये सवाल अपने आप में सिंपल सी बात है कि सर जी ये तो कॉमन सेंस से भी हम लोग समझ में आ रहा है कि वो सरफेस जो है ना, जो टाइल्स वाली है वो चिकनी है, और वो जो रोड पे आपने बोला वहां पे खुरदरी है। मतलब ये है कि ये जो फ्रिक्शन का जो फोर्स लगता है वो मोशन को अपोज कर रहा है, वो भी आप समझ में आ रही है बात। लेकिन यहां पर एक बात दिख रही है कि ये जो सरफेसेस इन कांटेक्ट है, इनके कारण में कुछ फर्क तो पड़ रहा है, फर्क तो पड़ रहा है। तो यहां से हमारे पास में एक पॉइंट और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब एक टर्मिनोलॉजी आती है, देखो आज तो हम लोग बेसिक बेसिक पे ही चर्चा करेंगे, यहां पे एक टर्मिनोलॉजी आएगी जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होती है? तो भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे आप कह सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन से डिनोट कर रहे हैं। अब इसे हम लोग बोलते हैं एफ एल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब सवाल ये उठता है, ठीक है भैया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, ओके, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल, या फिर हम लोग एक नाम देते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन एफ मैक्स। क्या नाम देते हैं? एफ मैक्स।
लेकिन सर इससे क्या बताना चाहते हो, तो ये लॉज में आएगा, आगे चल के मैं लॉज बताने वाला हूं। देखो पहले थोड़ा सा देखो, अभी भी और 10 मिनट तक थियरी चलेगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को मैं समझा देता हूं। वो ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहां पे जो नोट डाउन करना है वो ये है कि भैया जो फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है, जिसे मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, वो 0 से लेकर के और म्यूएस टाइम्स एन के बीच में होता है। सर ये कहानी सर से उड़ गई, ये समझ में नहीं आई, ये आया कहां से? तो अभी के लिए इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए, कहां से आया मैं आगे समझाऊंगा। अभी के लिए जस्ट मतलब आज के लेक्चर में सीखने वाले, ऐसा नहीं है कि कुछ इसको छोड़ दिया स्टार मार्क करके और हम लोग इसे बाद में देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, अभी के अभी सीखेंगे। पहले हम लोगों को एक हेडिंग डालनी है, इसका नाम है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या हेडिंग डालनी है आपको? हेडिंग डालनी है लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, और मोर एक्यूरेटली यदि मैं बोलना चाहूं तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसे भी आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। तो यहां पर बोला क्या गया है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन या लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं, चाहिए तो आप लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख दीजिए, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि सर ये क्या हो गया, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के या लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं कई बार। देखो सारी चीजें एक ही है, पढ़ना वही है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से पढ़ा देते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन के नाम से पढ़ा देते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से बना देते हैं, जैसा चाहे वैसा लिख लीजिए, कुछ नहीं है। कहानी सिर्फ इतनी ही है कि भैया ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, या मैं बोलूं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पे क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लाएंगे, क्या करेंगे, कांस्टेंट लाएंगे, इनटू एन लिखेंगे। ये जो कांस्टेंट होता है इसे बोला जाता है म्यू, इसे क्या बोला जाता है, म्यू। ये जो म्यू है ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर बोल रहे हैं। अब जब मैं चर्चा करता हूं फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू को डिनोट किया जाता है म्यू एस से, म्यू को डिनोट किया जाता है म्यू एस से। और उस केस में अब आप देखिए मैंने क्या बोला, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो म्यू टाइम्स एन आएगी। तो अब आप सोचिए मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है, यस कुछ है नहीं, यही मैक्सिमम वैल्यू है भैया, यही क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो फ्रिक्शन फोर्स लिखा जाता है वो उतनी ही बनती है। क्यों? क्योंकि इस लॉ से यही तो वैल्यू निकल के आई है। तो आप इसे एफ मैक्सिमम लिख देते हैं और इसे म्यू एस लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? सो अभी तक की कहानी में क्या हो रहा है कि भैया देखो ये एफ मैक्सिमम, अच्छा यदि आप बोलोगे सर ये एफ एस ये अलग है, एफ एल अलग है, सब अलग अलग है, क्या? कुछ नहीं है भैया, सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है। बस आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। ओ सर तो फिर कंफ्यूज करना है क्यों, पहले सीधा सीधा सा एक ही सिंपल भाषा में ही बात कर लेते, इतना परेशानी नहीं होता था। लेकिन क्या है देखो, समय की रीत है, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही हम लोग भी, मैं भी आपको बताते जा रहा हूं। बट यहां पे ध्यान रखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू का मतलब क्या हो जाता है, म्यू एस। तो फिर हम लोग इसे, सर क्या अलग अलग फ्रिक्शन के लिए अलग अलग होगा? तो बिल्कुल होगा, हम लोग उन्हें भी डिफाइन कर लेते हैं, उन्हें भी बता देते हैं। कैसे? देखो अब ध्यान से सुनिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये तीन फ्रिक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर क्या है कि भैया ब्लॉक है आइदर एट रेस्ट और अबाउट टू मूव, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो म्यू होगा इसे हम लोग लिखेंगे म्यू एस, ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, म्यू एस लिखेंगे। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन की कहानी क्या है, ब्लॉक इज मूविंग, ब्लॉक क्या है, मूविंग से अच्छा वर्ड लिखो कि स्लाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो हम लोगों के पास में आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस बार म्यू को लिखा जाएगा म्यू के। और लास्ट में है रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब यहां पर ब्लॉक नहीं, यहां पे क्या लिखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट की मैं बात लिख देता हूं, क्योंकि ब्लॉक का मतलब तो आप चपटा बनाते हो हमेशा, तो ऑब्जेक्ट इज
रोलिंग। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, और म्यू को हम लोग क्या लिख देते हैं, म्यू आर लिख देते हैं। अब आर स्मॉल या कैपिटल, इस पे कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर देखो सब कुछ याद रखने वाला डेटा ज्यादा है आज के लेक्चर में। जो क्या है ना, आज का जो लेक्चर चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें याद रखने वाली है, तो थोड़ा सा एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी ये सारी चीजें। और प्रैक्टिकली हम लोगों ने पाया है, अब देखो ये प्रैक्टिकली पाया है मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए, और वहां से हमें पता लगता है म्यू एस जो है वो ग्रेटर देन म्यू के है, ग्रेटर देन म्यू आर है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक बार देखो किसी भी, इसका मतलब समझिए, इस चीज का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज रुकी हुई है तो उसे चलाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू चलती हुई चीज को चलाना। सर क्या बोला, उसका स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं समझ में आया। इट इज हार्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट रादर देन द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑलरेडी। मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा। देखो आज के लेक्चर में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत बोरियत हुई हो और आप थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा काम है भैया कि मैं हर एक चीज को सिंपल मतलब जितना हो सके उतना धीरे 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 करते हुए यहां पे समझाता हुआ चलूंगा। ओके, तो जरा यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, जैसे मान के चलो यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है, कोई भी एम मास का ब्लॉक है, ये रेस्ट पर है, और अब आपने एक फोर्स लगा दिया F1, ठीक है। ओके, तो अब मान के चलो इसको चलाना है, ये चल गया, अब क्या हो गया, ये चल गया, और चलते चलते देखो अब ये यहां पर मोशन में आ गया, यहां पर क्या हो गया, इट इज नाउ इन मोशन, तो मैंने ऐसे बड़ा सा बना दिया। अब यहां पर यदि इसको चलाए रखना है तो मैं यहां पर एक फोर्स लगा देता हूं F2, तो प्रैक्टिकली क्या पाया गया कि F2 जो है वो F1 से छोटा है, मतलब किसी भी रुकी हुई चीज को पहले चलाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत है, और एक बार चल जाए उसके बाद में उतनी ही ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद ताकत कम भी हो जाए तो चल जाता है। मतलब क्या है, वो कहां से आता है, तो वो आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। मतलब जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है और काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि बाद में रिक्वायर्ड जो फोर्स होता है, एक बार ऑब्जेक्ट चलने के बाद में जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है वो कम होता है। इसी के कारण हम ये सब बातें कह पाते हैं। और इससे भी ज्यादा आसान क्या होगा, जब कोई चीज है वो घूमती हुई चीज है तो उसको घुमाए रखना और भी ज्यादा आसान होता है बजाय उसको चलाने के। मतलब देखो यदि आप पहिए को, जैसे आपके पास में एक पहिया है, ठीक है, अब देखो एकदम सिंपल सी चीज मैं बताता हूं, ये है आपका पहिया, ठीक है। अब इस पहिए को आप ऐसे सरकाते हुए ले जाओ, मतलब देखो कैसे, ये यहां से सरक के यहां आया, यहां से सरक के यहां आया, यहां से सरक के यहां आया, पहिया बड़ा होते जा रहा है और थोड़ा चपटा भी होते जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे सरका रहा हूं। और दूसरा क्या है, दूसरा देखो क्या है कि ये जो पॉइंट है घूमते घूमते यहां पे पहुंच गया, मतलब यहां पर पहिया ऐसे पूछ गया। देखो ये पॉइंट जो मैंने बनाया ना, ये इसका पाथ बनाया, ये बाद में आके आपको आंसर आएगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 8R होता है, बाद में आएगा जब रोलिंग मोशन सीखेंगे तब आएगा, ठीक है। तो पहिए को घुमाओ, जैसे आपका मालूम है ट्रक का पहिया ले लो, ट्रक का पहिया बहुत हैवी होता है। अब उसको आप है ना खड़ा कर दो, पहले तो खड़ा कर लो, ठीक है, और उसको रस्सी वस्सी बांध दो और उसको खींचो, उसको क्या करो, खींचो, तो आप पाएंगे कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन वही क्या है ना, उसको ऐसे धकेलो कि वो घूमे, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो डिफरेंस है, तो ये रोलिंग वाली चीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सवालों पे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक बेसिक सा सवाल पहले आपको आज करवा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा फील गुड होगा कि कुछ तो हो रहा है करके, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या चीजें होती हैं। अच्छा सर जी एक बात बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में आपने बस म्यू के बता के छोड़ दिया, उसके आगे की कहानी क्या है, उसके आगे की कहानी सुन लीजिए। एफ एस बराबर होता है आपका म्यू एस इंटू एन, तो भैया एफ के बराबर होगा म्यू के इंटू एन। मतलब सारी कहानी फिर से वही रिपीट टेलीकास्ट में है, तो डरने की जरूरत नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों को ज्यादा पूछा नहीं जाता है। एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। सर ये सेम कहानी आपने काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए लिखवाई क्यों नहीं है? अरे जरूरत ही नहीं है ना, फिर से वही सेम कहानी रिपीट टेलीकास्ट लिखनी है, इसलिए मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास में है एक 1 kg का ब्लॉक, मेरे पास में है एक 1 kg का ब्लॉक, और मैंने क्या किया, इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। यहां पर म्यू एस बराबर 0.2 दिया गया है, म्यू के बराबर 0.1 दिया गया है। सवाल पूछा गया है वेदर
ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट और इन मोशन, ब्लॉक चल रहा है या रुक रहा है, रुका हुआ है, ये आपको बताना है। बोलो कैसे करोगे? सिंपल सी बात, मैंने क्या किया, ये 1 kg का लिया, इसमें नीचे लगेगा W बराबर का 10, ये बात सही है? ओके, सो यहां पर ऊपर आएगी नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन आपने लिख दी 10 न्यूटन, ठीक है। ये एन दोनों एक जैसे लग रहे हैं, आर लिख लो, चलो ठीक है, जैसा भी आप चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ एस या एफ मैक्सिमम, जो भी आप लिखें, वो कितनी आएगी? वो आएगी म्यू एस इंटू एन। तो यहां से आपने देखा म्यू एस जो है वो है 0.2 इंटू 10, तो भैया आपका ये वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। कितनी आ गई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? सॉरी बेटा, 20 नहीं, 2 न्यूटन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ एफ एक्सटर्नल और इसको कंपेयर करो, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल है आपका 1 न्यूटन और फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 2 न्यूटन। कौन सा बड़ा है? तो फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा बड़ा है और एक्सटर्नल फोर्स छोटा है। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? इन दो स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन निकालोगे कि भैया जी ब्लॉक इज एट रेस्ट। अब कई लोगों के मन में शंका चल रही होगी, सर वो म्यू के दिया है उसका क्या करें? अच्छा, दोनों जगह म्यू एस लिख गया क्या? सॉरी बेटा, ये म्यू के है, ठीक है। सर जी म्यू के से तो आंसर अलग आ रहा है ना। सर जी आप देखिए एफ के बराबर आ रहा है 0.1 इंटू 10, तो भैया ये आएगा 1 न्यूटन। तो सर देखो ये तो बराबर हो गए। बेटा सुनो कहानी को, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता है, उसके बाद काइनेटिक। इसीलिए मैंने देखो क्या चीजें बताई थी आपको। मालूम है मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई ब्लॉक रुका हुआ है तो उसको चलाना ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि पहले स्टैटिक फ्रिक्शन काम में आता है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात यहां पर कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? ओके, चलो ये कहानी हो गई। सो ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ जाना ही नहीं है। अब सवाल में आपसे पूछता है कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, ये पूछा है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? तो भैया इसका आंसर आएगा 1 न्यूटन। क्यों? मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब ब्लॉक रेस्ट पर होता है तो जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है वही फ्रिक्शन का फोर्स भी बन जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन की ये जो है ना वो है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 2 न्यूटन, लेकिन अब लग कितना रहा है? 1 न्यूटन। क्यों? क्योंकि इसको रोके रखने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स सफिशिएंट है। तो आप जरा पॉइंट रिकॉल करवा देता हूं मैं यहां पे, जिससे आपको जो थ्योरी बताई है वो कुछ कुछ ये करने लगे। पता है क्या? देखो मैंने बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रही हो। स्टैटिक फ्रिक्शन इफेक्टिव होता है जब ब्लॉक या तो रेस्ट पर है या अबाउट टू मूव है। तो आपने फोर्स लगाया मतलब वो चलने की कोशिश तो करेगा। अब चला कि नहीं चला, तो आपने देखा कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया था क्या, कि 20 न्यूटन ब्लॉक रेस्ट पर है तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वही फ्रिक्शन का फोर्स बन गया था। तो वही सेम यहां पर हो रही है। अब यहां पर देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 2 न्यूटन का, लेकिन लगा कितने का? 1 का। तो इसका मतलब ये कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये सारे पॉइंट्स देखो इसी एग्जांपल में कवर हो गए क्या? देखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स व्हेन ब्लॉक इज एट रेस्ट और अबाउट टू मूव, मतलब चलने वाला है या रेस्ट पर है तो उस केस में उतना होता है। तो सारे पॉइंट जो थियरी के थे क्या इस एग्जांपल में कवर हो गए। अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स उसके बिना तो काम करते ही नहीं है। अब देखिए यहां पर एक बात, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है 0 एफएस और म्यू एस और एन के बीच में आ रहा है। तो अब आप देखिए म्यू एस इंटू एन की वैल्यू कितनी आई थी? 2 न्यूटन आई थी। और आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? 1 न्यूटन आया। फ्रिक्शन का फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स आया 1 न्यूटन, जो कि 0 और 2 न्यूटन के बीच में ही। मतलब सारी जो चीजें हम लोग कर रहे हैं वो यहां पर आपकी सेटिस्फाई होते हुए नजर आनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखो सेम सवाल को करते हैं, कितना था? 1 kg था ना? हाँ 1 kg, और इस बार 2 न्यूटन का फोर्स। म्यू एस बराबर 0.2, म्यू के बराबर 0.1। कहानी वही है, सिंपल। बताओ फटाफट से। तो अब आप जानते हैं ये आएगा 10, ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो भैया फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एफ मैक्सिमम बराबर आएगा म्यू एस टाइम्स एन। तो ये म्यू एस कितना है? 0.2 इंटू ये कितना है? 10। तो ये आ गया 2 न्यूटन बराबर है ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब एफ मैक्सिमम जो है वो एफ एक्सटर्नल के बराबर है। अब दोनों बराबर है मतलब नेट फोर्स बैलेंस हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि ब्लॉक क्या है?
अभी भी रेस्ट पर है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। बात समझ में आई? ये दूसरा एग्जांपल। चलो थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा देता हूं मैं। देखो इनकी जरूरत है। कई लोग सोच रहे हैं सर सेम सवाल को तीसरी बार लिखवा रहे हो, क्या मतलब बनता है, लॉजिक कुछ तो होगा ना। तो देखो इस वाले केस में अब इस बार फ्रिक्शन की वैल्यू है 2 न्यूटन, पिछले वाले में कितनी थी 1 न्यूटन थी, इस बार 2 न्यूटन हो गई। ओके चलो अब और आगे बढ़ते हैं। वही सेम 1 kg का ब्लॉक, लेकिन इस बार मैंने फोर्स लगा दिया है 3 न्यूटन का, और म्यू एस बराबर वही 0.2 और म्यू के बराबर का 0.1। अब बताओ ब्लॉक रेस्ट पर है या चल रहा है, और चल रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स इस पे कितना आएगा ये आपको बताना है। फटाफट से बोलो कितना आ रहा है सब लोगों का आंसर, फटाफट से बोलो। तो आप बोलेंगे देखो वही 10 आएगा, ये तो 10 आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन 10 आ गई। तो भैया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब म्यू एस इंटू एन बराबर का 0.2 इंटू 10 मतलब 2 न्यूटन। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि भैया जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेटर देन है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक जो है आपका, ब्लॉक इज इन मोशन। ठीक है, अगला सवाल क्या था इसके अंदर में, जो मैं 2 सवाल पूछे जा रहा हूं। दूसरा है कि फ्रिक्शन कितना है। तो भैया देखो अब यदि ब्लॉक चल चुका है, ब्लॉक इज इन मोशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 3 न्यूटन का बड़ा है इसके तुलना में, तो इसका मतलब ब्लॉक चल चुका है, और ब्लॉक चल चुका है तो बोलो फ्रिक्शन क्या लिखा जाएगा इस बार, फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू के इंटू एन मतलब 0.1 इंटू 10। तो इस बार फ्रिक्शन है आपका 1 न्यूटन का। देखो फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो 1 न्यूटन का ही रह चुका है, ना कि 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू है जो मैक्सिमम लग सकती है। तो मैक्सिमम तो वो शुरुआत में ही लगाने की कोशिश करता है जब आपका ब्लॉक कहां पर है, रेस्ट पर है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इसकी वैल्यू बढ़ते जाती है और इस तरह से परिवर्तन होने लगता है। अब देखो अब यहां से आगे क्या है, अब यहां से आगे देखो इस सवाल के अंदर में क्या हो जाएगा, इसके आगे अब इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगे। जैसे अब यदि मैं पूछूं यहां पर कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो भैया देखो ये 1 kg वाला ब्लॉक, ठीक है, वही सवाल कंटिन्यू चल रहा है, ध्यान रखना, ये आपका 3 न्यूटन। अच्छा अब देखो यहां पर है म्यू एस बराबर 0.2 था और म्यू के बराबर 0.1 था। तो मैं यहां पे बता दूं कि फ्रिक्शन का फोर्स क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। तो भैया देखो ये फोर्स, ये ब्लॉक और इसके बीच में इधर में मोशन हो रही है इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण, मतलब फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा इधर में, और कितना लगेगा 1 न्यूटन। तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन आएगा इधर, तो आप लिखेंगे एफ नेट बराबर एम ए। सो एफ नेट कितना आएगा 3 माइनस का 1 बराबर 1 इंटू ए। तो भैया इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बार एक्सेलरेशन मिल चुका है तो आप पूरी काइनेमेटिक्स इसके अंदर में यहां से आगे एंटर करवा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस? अब देखो ये तो कहानी हो गई कब, जब आपका ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल रोड पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, फोर्स भी आपने हॉरिजॉन्टल लगा दिया। मैं बोला ठीक है, अब कोई ऐसा तो हार्ड एंड फास्ट है नहीं, मान के चलो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। देखो क्या मैंने क्या किया, एक एम मास का ब्लॉक लिया, ठीक है, एम मास का ब्लॉक लिया और इसको ऐसी सरफेस पे रखा है जहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। सर स्टैटिक या काइनेटिक, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, जब सिर्फ म्यू लिखा है मतलब सिर्फ आपको स्टैटिक फ्रिक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। मैंने क्या किया, यहां से एट एन एंगल थीटा पर एफ फोर्स लगा दिया। क्या कर दिया, थीटा एंगल पर म्यू एफ का फोर्स लगा दिया, और मैं चाहता हूं कि एफ की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। फाइंड एफ मिनिमम सो दैट ब्लॉक इज अबाउट टू मूव। मतलब क्या है कि बस ब्लॉक चलने ही वाला है। तो बताओ कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास में क्या होगा, एक तो नीचे की तरफ लगेगा यहां पर mg बराबर, इसकी नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी ऊपर। ये जो एफ है इसके एक कंपोनेंट आएगा इधर में एफ कॉस थीटा, और इधर में एक आएगा एफ साइन थीटा। मैं बोला सही बात है। अच्छा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को यदि मैं ये करता हूं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में यदि फोर्सेस लिखता हूं तो एन प्लस का एफ साइन थीटा बराबर mg आ जाएगा। तो आप बोलोगे यहां से नॉर्मल रिएक्शन जो आएगी वो आएगी mg माइनस का एफ साइन थीटा। ये बात समझ में आ गया?
नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखो इस बार चेंज हो गई, पहले हमेशा mg आया करती थी लेकिन अब इस बार क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसलिए रटना नहीं है कि फ्रिक्शन का फोर्स म्यू mg हमेशा आएगा, नहीं, ये इस बार चेंज हो गया। अब देखिए, अब इस पे थोड़ी सी और बात सोचिए, भैया वर्टिकल डायरेक्शन से नॉर्मल रिएक्शन तो इतनी आ गई मेरे पास में, लेकिन फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिखी जाएगी एफ मैक्सिमम बराबर म्यू टाइम्स एन। तो मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई म्यू टाइम्स एन, कितना है, mg माइनस का एफ साइन थीटा। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब आप क्या चाहते हो, अब आप चाहते हो कि ये ब्लॉक अबाउट टू मूव में आ जाए, क्या हो जाए, अबाउट टू मूव में हो जाए, मतलब जस्ट चलने लग जाए। अब जस्ट चलने लग जाए इसका मतलब क्या है, ये फ्रिक्शन का फोर्स है। अब यदि इसको चलाना है तो देखो फ्रिक्शन, ये वाला जो फोर्स है एफ कॉस थीटा, ये इसको चलाना चाहता है, और फ्रिक्शन जो है वो इसे रोकेगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एफ कॉस थीटा है वो इससे क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, म्यू एम जी। एक काम करता हूं, ब्रैकेट को ओपन करके लिख देता हूं सीधा सीधा अभी, ठीक है, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। इक्वल टू पे क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, और इक्वल टू से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक चलने लगेगा। मैंने बोला ठीक है सर जी, ये वाली बात समझ में आ गई। अब यहां से जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं कि भैया एफ कॉस थीटा जो है वो इससे बड़ा आएगा, मतलब इसको इधर ले जाता हूं। अब ये जो एफ है ना, बेसिकली एफ क्या बन गया, एफ मिनिमम बन गया। क्या बन जाएगा, एफ मिनिमम। लेकिन इसको पहले थोड़ा सा देखो, एडजस्टमेंट करता हूं पहले, एफ कॉस थीटा प्लस का म्यू एफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एफ को कॉमन निकाल लिया तो कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एफ की जो वैल्यू है वो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यहां से मुझे बताओ एफ मिनिमम कितना आएगा, देखो मैं लिख देता हूं, एफ शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा मेरे पास में आया। सो इट एम्प्लाइज आई कैन से दैट कि एफ मिनिमम जो है वो आना चाहिए म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा। लेकिन यहां पर देखो एक परेशानी हो जाती है, वो ये है कि थीटा जो है वो यहां पर चाहिए। इसको हम लोग थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करके मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। देखो अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो ये है कि जो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा जो लिखा हुआ है, इसका एक फंडा होता है, वो क्या होता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो भी हम लोग बात करना चाहें यहां पर, वो होती है अंडर द रूट ऑफ, एक सेकेंड मैं लिख देता हूं, यहां पे ऊपर लिखता हूं ताकि समझ में आए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होती है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये याद रखना है, ये मैथमेटिक्स से आता है। ओके सर वो बात तो ठीक है, आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ले रहे हैं, लेकिन ये मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं, देखो एफ का मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए क्योंकि म्यू एम जी तो फिक्स है। यस और नो? मतलब सही बात है। यदि ऐसा हो रहा है ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ रही है, तो इसका मतलब यहां से यदि मैं देखता हूं तो जो एफ मिनिमम आएगा आपके पास में वो आएगा म्यू एम जी अपॉन अंडर द रूट ऑफ कॉस थीटा के साथ में कुछ है क्या, नहीं, 1 है, तो ये आएगा 1 प्लस का म्यू स्क्वायर। ये आ गई मिनिमम फोर्स की वैल्यू जो इस ब्लॉक को चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन इस केस में जो थीटा आएगा, थीटा, ये कंडीशन तब फुलफिल होगी जब थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ म्यू। कितनी होगी, tan इनवर्स ऑफ म्यू। सर जी ये tan इनवर्स ऑफ म्यू का मतलब क्या है, देखो यहां से देखिए आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है, tan इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा। अब ये जो सारी चीजें हैं मैं इसका प्रूफ नहीं करवाऊंगा, ये मैथमेटिकल चीजें हैं। आपको यहां पर क्या है ना, कभी भूले भटके यदि आ जाए तो उसके काम के लिए मैंने डायरेक्टली बता दिया है कि
ये जो कंडीशन है मिनिमम फोर्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है म्यू एम जी अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का म्यू स्क्वायर। कब? जब आपका एक ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है और आपने थीटा एंगल पे फोर्स लगाना है, तो वो थीटा कितना होना चाहिए? tan इनवर्स म्यू के बराबर होना चाहिए। और तब आपकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आएगी वो आएगी म्यू एम जी अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोगों को क्या रखना है? याद ही रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो कर सकते हैं। अब ऐसे तमाम तरह के सवाल यहां पर बनेंगे, छोटे छोटे से सवाल में यहाँ पे चाहिए जितने सवाल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही है या वही है, कुछ ऐसा ही आपको करना है। बस सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जिनको आप लोगों को यहां पर करते चलना है। जैसे मैं अब आपसे सवाल में पूछना चाहूं कि बताओ कि एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये आएगा, तो मैं तमाम तरह के सवाल बना सकता हूं। अब देखो बेसिकली क्या है ना, मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे चला जाऊंगा। फ्रिक्शन आपको निकालते आना चाहिए। मतलब जैसे जैसे मैंने बोला, ठीक है, ये ले लीजिए 2 kg का ब्लॉक ले लिया मैंने, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। मैंने बोला कि यार म्यू बराबर है 0.5, एक काम कर दो 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाओ। अभी के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। बताओ एक्सेलरेशन कितना है? बताओ कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, मैंने कुछ नहीं दिया है, म्यू लिया है, तो आपने लगाया ये आएगा 20, ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी? म्यू टाइम्स एन। फटाफट कर दो 0.5 इंटू 20, तो ये आ गया आपके पास में 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो गई। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से आप देखिए एक्सेलरेशन कितना लिखा जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे भैया? एफ नेट बराबर एम ए लगाओगे। ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पर जरा ध्यान से देखिए, तो इधर में लग रहा है 20 न्यूटन और इधर से फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो ए आएगा 20 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे सवाल काइनेमेटिक्स में चला गया, आगे सवाल काइनेमेटिक्स में चला गया। चलो और कर लो एक आधा सवाल। अब क्या करूंगा मैं, बोलो? अब मैं एंगल पे लगा के दिखा दूंगा। मतलब कैसे? मान के चलो ये मेरे पास में 5 kg का फोर्स है, मैंने यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया एट एन एंगल 37 डिग्री और म्यू की वैल्यू 0.1 दे दी। ठीक है, ओके। सो बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा? कैसे करना है सवाल को? सवाल करने का तरीका अब आप सीख चुके हैं। ये आपने लगाया 50, ये आपके पास में आएगा नॉर्मल रिएक्शन, इसका एक कंपोनेंट आएगा 10 cos 37 4/5, ये आएगा 8 न्यूटन। यहां पर आएगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ में 10 sin 37 3/5, 5 2 करोगे तो कितना आएगा? 2 3 6 न्यूटन। सो भैया नॉर्मल रिएक्शन आएगी, देखो n प्लस का 6 बराबर का 50। सो यहां से n बराबर आ गया कितना? 50 में से 6 गए तो आ गया 44 न्यूटन, 44 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आ गई। म्यू की जो वैल्यू आएगी वो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू एस टाइम्स एन, मतलब आपने लिखना है 0.1 इंटू 44, तो आंसर आ गया 4.4 न्यूटन। सही है। अब यहां पे बताओ एक्सेलरेशन कितना लिखोगे? तो इस ब्लॉक पे ध्यान से देखो, ये यदि आपने 5 kg का ब्लॉक बना दिया तो इसको चला कौन रहा है, रोक कौन रहा है? तो 8 न्यूटन जो है वो इसे चलाना चाहता है और 4.4 न्यूटन जो है वो इसे रोकना चाहता है। तो एक्सेलरेशन आएगा 8 माइनस का 4.4 डिवाइडेड बाई 5 kg। तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन कितना आएगा? यहां पे देखो 44 मतलब 5 3 3.6 डिवाइडेड बाई 5। सो यहां पर देखिए आप क्या हो सकता है, 5 से डिवाइड करोगे तो 0.7, 5 7 35 2 0, तो 0.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहां पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसे सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं, सो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। अब यहां पर क्या है, मैं एक्सेलरेशन की अलग अलग वैल्यूज दे सकता हूं या और भी कुछ। एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं, सॉरी, एक्सेलरेशन तो मैं पूछ रहा था सवाल में। अब यहां पर ये फोर्स जो मैंने ऐसे लगाया है, अब यहां से आगे देखो न्यूटन्स जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो स्टार्टिंग से हम लोगों ने पढ़ा है, उन्हीं चीजों का यहां पर वापस से रिपीट टेलीकास्ट होने लगेगा। तो आगे आने वाले लेक्चर में धीरे 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 क्वेश्चंस को हम लोगों का लेवल बढ़ाना है, तो वो आपको आने वाले लेक्चर्स में ही देखने को मिलेगा। सिंस देखो आज की समय सीमा की यहां पर समाप्ति हो चुकी है ऑलरेडी काफी मैं आगे 5-10 मिनट और आगे खींच चुका हूं। लेकिन क्या है ना, एक दो सवाल यदि आपको नहीं करवाता था तो आपको लगता था कि फ्रिक्शन काफी डिफिकल्ट है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि फ्रिक्शन काफी डिफिकल्ट है।
तो उसको एक बात मैं सिंपल सी मैं बात बता देता हूं क्या है। देखो फ्रिक्शन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। उसके बाद में यहां से पहला जो लेक्चर है वो थियोरेटिकल लेक्चर लगा होगा काफी हद तक, लेकिन यहाँ पे आगे देखते चले जाएंगे तो आप आगे देखने पर आपको मिलेगा कि सब कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे करते चल रहा है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप एक बार लेक्चर को वापस से देखिए। पहला लेक्चर है, हो सकता है कई कई छोटी छोटी चीजों पे आपको कंफ्यूजन हुआ हो, छोटी छोटी चीजों पे प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन यकीन मानिए आगे चल के फ्रिक्शन बहुत ही आसान है। ठीक है, सो आज के लिए बेटा हम लोग यहीं पर रुकते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए